तो इस समय की बड़ी खबर सीएए को लेकर आ रही है। सीएए की अधिसूचना जारी हो गई है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण खबर है। ये बिल तो पहले ही पास हो गया था, लेकिन अब ये जारी हो गई है, अधिसूचना जारी हो गई है। इस पे अमल जो होना है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें, चुनावों से पहले उठाया गया कदम और इसके तहत कुछ पड़ोसी देशों में धार्मिक जो अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो बिल 4 साल पहले पास हो चुका है। चुनावों से पहले इस कदम को उठाया गया। दिसंबर 2019 में संसद में ये पास किया गया था। धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता इसमें है। इसके तहत हिंदू, जैन, सिख, ईसाई और पारसियों को सुविधा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक नागरिक जो है, नागरिकता कानून 1955 में संशोधन किया गया था और देश के कई जगहों पर इसमें देखने को प्रदर्शन हुए थे और इस मामले ने बहुत तूल पकड़ा था, लेकिन ये पास हो गया था और अब ये अधिसूचना जारी हो गई है। इस पर हम अधिक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि कब से कैसे ये और लागू होगा और कोशिश करते हैं बात करने की। तमाम पक्षों से इस पे करेंगे कोशिश बात करने की, लेकिन ये अपने आप में महत्वपूर्ण खबर है कि किस तरह से सीए की अधिसूचना जारी हो गई है। और एक बार फिर से दोहरा देते हैं, बिल 4 साल पहले पास हो चुका है, आपको बता दें, और चुनावों से पहले उठाया गया कदम है। और विकास भदौरिया हमारे सहयोगी इसमें जुड़ गए हमारे साथ। विकास, ये अहम है कि सीए की अधिसूचना जारी हो गई है। मार्च का महीना है ये। बिल्कुल, और सीए की अधिसूचना जारी हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, कुछ ही देर में इसका नोटिफिकेशन भी हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। सीए के तहत जो देश के आसपास के राष्ट्र हैं, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ के जो ऐसे नागरिक जिनको यहाँ पर धार्मिक आधार पर जिनका उत्पीड़न हुआ है और जो 14 जनवरी 2014 से पहले भारत आ गए हैं, उन सभी को इसकी नागरिकता दी जाने का प्रावधान है। इसमें अल्पसंख्यक किसी की भी नागरिकता नहीं दी जाती, बल्कि इस कानून के तहत भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके लिए बाकायदा एक वेबसाइट जारी की जा रही है गृह मंत्रालय की तरफ से, जिसमें ऐसे नागरिक जो भारत में पिछले लंबे समय से रह रहे हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक आधार पर उत्पीड़न होने के बाद देश में शरण लिए हुए हैं, उनको नागरिकता प्रदान करने का रास्ता साफ होगा, बशर्ते उनको इस वेबसाइट पर जाकर बाकायदा अपने नामों की एंट्री करनी होगी, वजह बतानी होगी क्यों वो वहां से उत्पीड़न होके भारत में शरण लिए हुए हैं, और उनको नागरिकता के लिए बाकायदा एक फॉर्म भर के सरकार को देना होगा, जिस पर सरकार विचार करेगी और कानून के दायरे में आने वाले सभी ऐसे लोगों को जो इन देशों से, 4 देशों से भारत में आकर शरणार्थी के रूप में जीवन बिता रहे हैं, उनको नागरिकता देने का काम करेगी। बिल्कुल विकास, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ये है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये पूरा था। ये पास हो गया था, इसकी अधिसूचना जारी हो गई। जिस तरह से आपने बताया, दिसंबर 2014 से पहले इन 3 पड़ोसी जो हमारे देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए है। तो ऐसे में इसका पूरा विरोध बहुत हुआ था विकास, आपको याद होगा। क्या इसका असर आप देख सकते हैं कागजों को लेकर? इसके लिए ये कहा गया था काफी औपचारिकताएं करनी होंगी, उस लिहाज से भी क्या कुछ डिटेल्स हैं? जी देखिए निधि, 2 चीजें थी विरोध की। एक तो सीए के पास होने के बाद एक जो अफवाह फैली थी कि अब उसके तुरंत बाद एनआरसी को लागू कर दिया जाएगा, और ऐसी सूरत में तमाम ऐसे लोगों को जो लंबे समय से भारत में रह रहे हैं, भारत के नागरिक भी बन चुके हैं, उनको अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। और यही वजह थी कि एनआरसी का विरोध ज्यादा हो रहा था, लेकिन उसके साथ सीए मर्ज हो गया था। लेकिन सरकार ने धीरे धीरे ये स्पष्ट किया कि सीए की वजह से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, ये नागरिकता देने का कानून है, इसको एनआरसी के साथ मिक्स करके ना देखा जाए। माना यह जा रहा है कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले इसको लागू करके एक तरह से इस कानून पर रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह की ओर बढ़ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में सरकार और पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहा जा सकता है जो असहमत हो
उसके खिलाफ मतदान करें, जो सहमत हो वो पक्ष में मतदान करें। तो एक तरह से लोकसभा चुनाव है वो सीए पर जनमत संघ की तरह होगा और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि बीजेपी की तरफ से बाकायदा और सरकार की तरफ से ये कहा भी जा सकता है कि वो सीए को जनमत संग्रह के तौर पर देखते हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। लेकिन अगर इसका विरोध होता है अभी लोकसभा चुनाव के समय, तो जाहिर तौर पर इसका रिवर्स काउंटर पोलराइजेशन भी होगा और जाहिर तौर पर इसका फायदा जो है वो बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि जो रिवर्स काउंटर पोलराइजेशन होगा उसमें जो समुदाय है वो ध्रुवीकरण होगा उसके मतों का और वो जाहिर तौर पर बीजेपी के पक्ष में जाएगा। ऐसी सूरत में बीजेपी को इसका बड़ा लाभ मिल सकता है। बिल्कुल अहम बात आप कह रहे हैं विकास कि किस तरह से काउंटर पोलराइजेशन होगा अगर विरोध प्रदर्शन इसमें होता है इसको लेकर, और ये अपने आप में लोकसभा चुनावों से पहले बड़ा दाव है सरकार का। नीता भी हमारे साथ जुड़ गई, नीता शर्मा। नीता, तो अपने आप में अधिसूचना जारी है, अब प्रोसेस क्या है, किस तरह से लागू होगा, क्या डिटेल्स? निधि, इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है होम मिनिस्ट्री ने, जिसमें पूरे डूज एंड डोंट्स जो हैं वो डिटेल से दिए जाएंगे, जिसमें ये जानकारी दी जाएगी, क्योंकि ये लोग वो लोग होंगे जिन्हें नागरिकता दी जाएगी जिनके पास कोई जो है कागजात नहीं होंगे। तो ऐसे में किस बुनियाद पर इन लोगों को नागरिकता दी जाएगी उसके बारे में इत्तला दी जाएगी। तो सारी जानकारी जो है वो इस पोर्टल में दी गई है। ये ड्राई रन जो है वो होम मिनिस्ट्री ऑलरेडी कर चुका है इस पोर्टल के, कि किस तरह से ये लोग ऑनलाइन जाकर और अपने आप को रजिस्टर करके और फिर नागरिकता ले सकते हैं। जो डेडलाइन दी गई है वो 31 दिसंबर 2014 की दी गई है कि ये लोग जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और साथ में पाकिस्तान से जो लोग आए थे विस्थापित होकर यहाँ पर, जब उन्हें वहां पे प्रताड़ित किया गया था और यहाँ पर आकर वो इतने सालों से बसे हुए हैं, तो उन लोगों को नागरिकता देने का ये जो एक पहल है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। 2019 में उनके ये एक मैनिफेस्टो में बहुत क्या कहते हैं डिटेल में इसकी जो विवरण है वो किया गया था कि वो किस तरह से सीए लेकर आएंगे। तब से 2019 में ये कानून पास हुआ था, लेकिन पिछले 4-5 सालों में इसके रूल्स जो हैं वो नोटिफाई नहीं हुए थे, लेकिन अब जो है वो रूल्स भी नोटिफाई हो गए हैं। तो ये एक बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये भी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में वो पूरा कर रही है। अपना हिंदुत्व पार्टी होने का जो एक उसने जो एक संकल्प किया था वो भी पूरा कर रही है। साथ में ये हालांकि ये नॉन डॉक्यूमेंटेड लोग होंगे। डॉक्यूमेंटेड लोगों की अगर हम बात करें निधि, तो लॉन्ग टर्म वीजा ऑलरेडी कई लोगों को दिया जा चुका है। 30 जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स इन 9 स्टेट्स में ऑलरेडी अधिकार दिया जा चुका है। 2021 की अगर हम बात करें जो एनुअल रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, उसमें 14 से ज्यादा लोगों को लॉन्ग टर्म वीजा के तहत नागरिकता दी जा चुकी है। तो ये दूसरी कहानी है। नीता, ये एक अहम बात दोबारा बताइए, जो आप बता रहे हैं 9 राज्यों में जो है दी जाएगी। जो एक अहम पहलू आप बता रहे थे इस समय कि 9 राज्यों में 30 डीएम्स इस पे लगे हुए हैं और कई लोगों को ये नागरिकता लॉन्ग वीज़ा एक तरह से दिया जा चुका है, लेकिन क्या ये संख्या बल बढ़ सकता है? क्योंकि इसका एक अहम पहलू ये भी है सीए का कि जो 6 धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इनके लिए है, और जो देश में पहले से रह रहे हैं लोग, उनके लिए क्या किस तरह के संकेत या क्या परिस्थिति? निधि, इसमें सिर्फ डिस्टिंक्शन सिर्फ यही है कि ये जो कानून लाया गया है ये नॉन डॉक्यूमेंटेड लोगों के लिए लाया गया है। यानी आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है साबित करने के लिए कि आप यहाँ पे इतने साल से रह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाया गया है। उनको इस कानून के तहत जो है वो बेनिफिट मिलेगा। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे कि जो 30 मैजिस्ट्रेट्स को 9 स्टेटों में अधिकार दिए जा चुके हैं वो लॉन्ग टर्म वीजा के तहत दिए जा चुके हैं। उन लोगों के पास वीजा थे लेकिन उनके वीजा जो थे वो एक्सपायर हो गए थे, उसके तहत जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कार्रवाई कर रहे थे। लेकिन ये एक बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि उन्होंने 2019 में अपने मैनिफेस्टो में इसे जो है वादा किया था सब लोगों से। इसको हमने देखा अभी जो वेस्ट बंगाल से है ममता बनर्जी की तरफ से भी एक बयान आया है कि हो सकता है कि प्रोटेस्ट हो, क्योंकि अगर इनको लागू करना था
तो ये पहले लागू करते, 6 महीने पहले लागू करते, एकदम चुनाव के एकदम ब्रिंक ऑफ द इलेक्शन में क्यों ये अनाउंस किया जा रहा है, ऐसा ममता सरकार ने जो है वो सवाल उठाया है। हमने देखा असम में जो वहां के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है मिस्टर जीपी सिंह, उनके अगर हम ट्वीट्स देखें पिछले 2 हफ्ते के, तो वो लगातार ये ट्वीट करते आ रहे हैं कि वहां पे अगर कोई भी प्रोटेस्ट करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनफैक्ट वो गुवाहाटी हाईकोर्ट का जो है वो एग्जाम्पल भी देते रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी भी अगर कोई प्रोटेस्ट करेगी इनके खिलाफ तो उसकी जो मेंबरशिप है जो पॉलिटिकल पार्टी की, उसकी वैधता जो है वो खत्म की जा सकती है, रद्द की जा सकती है। तो इस तरह के जो ट्वीट्स हैं वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आसाम में कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में जहां पर इसे लेकर कोई गड़बड़ होने की आशंकाएं हैं वहां पे पुलिस को पहले ही सतर्क किया जा चुका है। तो ये एक लॉन्ग प्लानिंग थी होम मिनिस्ट्री की कह लें, सुरक्षा एजेंसियों की कह लें, ताकि सबको इकट्ठा लेकर चल रहे, ताकि इस तरह के प्रोटेस्ट जो कि हमने देखा था जब 2019 में जब ये कानून पास किया गया, नीता एक बार फिर से लोकसभा में, तब कितने प्रोटेस्ट हुए थे? नीता एक बार फिर से ये बताइए कि आप जो बात कह रही हैं कि जो पुलिस अधिकारी है डीजीपी के ट्वीट्स के आधार पर अगर कोई प्रोटेस्ट करता है या विरोध प्रदर्शन करता है, जो भी कारण रहा है, क्या कानूनी कार्रवाई होगी उस पर? क्या आप बता रही हैं जानकारी, एक बार फिर से बता दीजिए। बिल्कुल, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं असम के, अगर आप उनकी टाइमलाइन जाके देख लीजिए ट्विटर पर, तो उसमें उन्होंने लगातार जो है वो पिछले 1-2 हफ्ते से लगातार ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी प्रोटेस्ट करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, वहां के मुख्यमंत्री ने भी ये बयान दिया था कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि हमने देखा है वहां पे आसू जो है, जो स्टूडेंट्स यूनियन है, वो प्रोटेस्ट कर रही थी, तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी भी कोई प्रोटेस्ट करती है तो उसकी भी वैधता जो है वो रद्द की जा सकती है। ये वहां के मुख्यमंत्री का भी बयान था। अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग फॉल आउट देखने को मिलेगा पॉलिटिकली। हमने देखा कि वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी ममता बनर्जी की पार्टी द्वारा जो है वो भी बयान आ रहे हैं, असम से बयान आ रहे हैं। यही वजह है कि बहुत बारीकी से जो सुरक्षा तंत्र है उसे अलर्ट किया गया था, ताकि इस तरह की जो गड़बड़ी है जो हमने 2019 में देखा था कि प्रोटेस्ट किस तरह से हुए थे, दोबारा से उस तरह के प्रोटेस्ट ना हो। ऑलरेडी जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है उसे मोबिलाइज किया जा चुका है। ऑलरेडी जो है अलग अलग जगहों पे, अगर हम दिल्ली की बात करें निधि, तो ऑलरेडी किसान आंदोलन के चलते कई जगह जो हम देखते हैं कि सीएपीएफ ऑलरेडी डिप्लॉयड है। तो यही वजह है कि इन लोगों को भी स्टैंड बाय पे रखा गया है कि दोबारा से उस तरह के प्रोटेस्ट ना हो। निधि, बिल्कुल नीता, आपने बहुत अहम जानकारी दी है किस तरह से असम में इस तरह की तैयारी है। आप और जानकारी इकट्ठा कीजिए, आपके पास आते हैं। हमारे साथ रणवीर तब तक जुड़ गए, रणवीर सिंह हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ गए। रणवीर, ये जो खबर आई है सीए पर अधिसूचना जारी हो गई है, किस तरह से लिया जा रहा है इस खबर को? क्या आपका आंकलन, क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं? देखिए, पिछले महीने जब गृह मंत्री ने घोषणा की थी कि ये कानून जल्दी ही लागू हो जाएगा, उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तैयारी करके बैठी हुई है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार से कुछ दिन पहले जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं, अलग अलग ज़िलों में सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। और जब नागरिकता कानून की बात आती है तो 2019 और 20 का वो दृश्य याद आता है जब यूपी के 25 से ज़्यादा ज़िलों में हिंसा हुई थी। लखनऊ, प्रयागराज समेत तमाम ज़िलों में धरना प्रदर्शन चल रहा था। 900 के आसपास गिरफ्तारियां हुई थी, 1700 के आसपास लोगों को हिरासत में लिया गया था और चौराहों पर उन लोगों के पोस्टर्स लगाए गए थे जिन लोगों ने हिंसा की थी। क्षतिपूर्ति का कानून उसके बाद आया, उन लोगों से क्षतिपूर्ति हुई। ऐसे में उत्तर प्रदेश में संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है। अधिकारियों को वहाँ पे लगातार गश्त करने के लिए कहा गया है। एलआईयू को ज़्यादा अलर्ट रहने को कहा गया था और यूपी में किसी तरह का कोई उपद्रव ना हो, इसके लिए यूपी में योगी सरकार ने लगातार जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत की है, ज़िलों के अधिकारियों के साथ बातचीत की है और ये कहा है कि वो सुनिश्चित करें कि किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन या फिर कोई हिंसा ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़े लेवल पर हिंसा करने की कोशिश हुई थी कई जगहों पर। आपको याद होगा कि तस्वीरें आई थी जब तोड़ फोड़ हुआ था, प्रदर्शन हुए थे, धरने प्रदर्शन हो रहे थे। लखनऊ में ही चौक के पास में घंटाघर पे लगातार कई दिनों तक धरना हुआ था, प्रयागराज में धरना प्रदर्शन हुआ। तो वो स्थिति ना आए, इसको लेकर के प्रशासन और शासन दोनों ने तैयारियां की हैं। चूँकि समय मिल गया था, इस बार जानकारी थी पहले से कि ये कानून जल्दी ही अमल में लाया जा सकता है और इस वजह से
योगी सरकार ने पुलिस के साथ बैठकें की हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने ज़िलों के अधिकारियों के साथ बैठक की है और ज़िलों के अधिकारियों ने थाना स्तर पर और चौकी स्तर पर इस बात को सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी तरह की कोई हिंसा ना हो, ये देखा जाए। तो जो लोग अरेस्ट हुए थे, जो भले ज़मानत के बाहर हों, उनके ऊपर नज़र रखी जा रही है। जो लोग डिटेन हुए थे हिंसा करने के आरोप में, उन पर नज़र रखी जा रही है और जिन जगहों पर धरना प्रदर्शन हुआ था वहाँ भी पुलिस की निगरानी चल रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर सिंह आपका इस जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में भी किस तरह से पहले से ही तैयारी थी और सीए अधिसूचना जारी हो गई है। सीए की सूचना जारी हो गई है और सरकार का कहना है कि ये नागरिकता देने का कानून है। किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। जिन्होंने उत्पीड़न सहा ये उनके लिए और उनके पास भारत के अलावा और कहीं जगह नहीं है, उनके लिए है।